Hello everyone, in our previous video we have started damped harmonic oscillator और उसके लिए हमने इक्वेशन ऑफ मोशन को कैलकुलेट किया था डिटेल में इसको स्टडी करके। और इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी आई थी ये। उसके बाद हमने इस इक्वेशन के सॉल्यूशन को भी कैलकुलेट किया था, x की वैल्यू को कैलकुलेट किया था जो कि कुछ इस तरह से आई थी। ओके, आज के हमारे वीडियो में हम जो ये सॉल्यूशन आया है इस इक्वेशन का, द वैल्यू ऑफ x, उसके अंदर आर और ओमेगा नॉट की रिलेटिव वैल्यूज़ के लिए तीन पॉसिबल कंडीशंस को या तीन पॉसिबिलिटीज़ को पढ़ेंगे। बिफोर प्रोसीडिंग टू टुडेज़ टॉपिक हम क्या कर लेते हैं, इस इक्वेशन को थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। एज वी कैन सी यहाँ पर e की दो पावर्स प्लस में दी हुई है, तो मैं इसे कुछ इस तरह से लिख सकती हूँ, एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस RT प्लस मल्टीप्लाई बाय e टू द पावर r स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर t। इसी तरह से यहाँ पर भी मैं कर सकती हूँ, एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस RT डॉट एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस r स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर t। इस तरीके से मैंने इसको लिख लिया, क्योंकि पावर्स यहाँ पर प्लस में है तो हमने इसको मल्टीप्लाई में लिख लिया। अब हम देख सकते हैं कि e टू द पावर माइनस RT एंड e टू द पावर माइनस RT दोनों टर्म्स में से क्या आ सकता है, कॉमन आ सकता है। तो यहाँ से मैं e टू द पावर माइनस RT को अगर कॉमन निकाल लूँ तो हमारे पास बचेगा a एक्सपोनेंशियल टू द पावर r स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर t प्लस b एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस अंडर रूट r स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर t। इस तरह से हमने इस इक्वेशन को पहले सॉल्व कर लिया। ये है हमारी वैल्यू ऑफ x, एक जनरल सोल्यूशन। अब इस जनरल सोल्यूशन के बेसिस पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर तीन पॉसिबल कंडीशंस या तीन पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज़ व्हेन r इज़ लेस देन ओमेगा नॉट। सेकेंड पॉसिबिलिटी इज़ व्हेन r इज़ नियरली इक्वल टू ओमेगा नॉट, एंड द थर्ड वन इज़ व्हेन r इज़ ग्रेटर देन ओमेगा नॉट। तो इन केसेस में ऑसिलेशन किस तरह से होता है उसको हम आज डिटेल में स्टडी करेंगे। आर फर्स्ट केस इज़ अंडर डैम्प्ड केस, हिंदी में इसे न्यून अवमंदन स्थिति भी कहते हैं। इसमें हम वो कंडीशन स्टडी करेंगे जब r इज़ लेस देन ओमेगा नॉट हो। ओके, तो हमने ये जो इक्वेशन बनाई है, जनरल इक्वेशन या जनरल सोल्यूशन ऑफ x, तो इसमें हम देख लेते हैं कि अगर r ओमेगा नॉट से छोटा हो, यानी कि यहाँ पर अगर हम देखें तो r जो है वो ओमेगा नॉट से क्या होगा, छोटा होगा, उस केस में ये जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी। यहाँ पर भी अंडर रूट के अंदर हमें अंडर रूट में ये दे रखा है r स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। अगर r छोटा है, मान लेते हैं एक रफ आइडिया के लिए r 1 है और ओमेगा नॉट 2 है, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा माइनस 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो हमें मिलेगा माइनस रूट 3। ठीक है, यानी चाहे जो भी हो जाए, जब r ओमेगा नॉट से छोटा है उस केस में इस रूट की वैल्यू नेगेटिव में आएगी। तो आप जानते हैं जब रूट की वैल्यू नेगेटिव में होता है तो उसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, रूट 3 आयोटा या फिर आयोटा रूट 3। तो यहाँ पर भी हम सेम चीज़ करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा r स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर है, हमें पता है कि ये एक नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर ये कुछ इस तरह से आएगा, तो इसे हम लिख लेते हैं, हम इसे ऑलरेडी माइनस से मल्टीप्लाई करके ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस r स्क्वायर लिख लेते हैं। हमने क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई करके इस वैल्यू को इंटरचेंज कर लिया। अगर इस माइनस को मैं बाहर निकाल लूँ तो इसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ, -1 अंडर रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। अंडर रूट -1 हमारा आयोटा होता है और इस वैल्यू को मैं ओमेगा मान लेती हूँ। यहाँ पर मैंने क्या किया है, लेट अंडर रूट ऑफ ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा। ओके, यहाँ पर अब हम इस x में इन वैल्यूज़ को क्या कर देते हैं, सब्सटीट्यूट कर देते हैं। ये जो रूट वाली टर्म है इसकी जगह पर हमें आयोटा ओमेगा को क्या करना है, सब्सटीट्यूट करना है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x इज़ इक्वल टू e टू द पावर माइनस RT a e टू द पावर, ये जो हमारी रूट वाली टर्म थी इसकी जगह पर हमें लिखना है आयोटा ओमेगा और उसके साथ आ जाएगा t।
इसी तरह से b e टू दी पावर माइनस, यहाँ तो ये माइनस ऑलरेडी दे रखा है और इस रूट वाली टर्म की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की है आयोटा ओमेगा और इसके साथ आ जाएगा t। यहाँ पर हमने x की अंडर डैम्प्ड केस या फिर न्यून अवमंदन स्थिति के लिए वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। अब आप जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल टू दी पावर आयोटा थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसी तरह से एक्सपोनेंशियल टू दी पावर माइनस आयोटा थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। ये रिलेशन है एक्सपोनेंशियल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के साथ, ठीक है। तो इसी को हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। यहाँ पर थीटा की जगह पर हमें क्या दिया हुआ है, ओमेगा टी, ओके। तो यहाँ से हमें मिलेगा x इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस आर टी, ए हमारा एज इट इज़ रहेगा ई टू दी पावर आयोटा थीटा। तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो यहाँ हमें मिलेगा कॉस थीटा प्लस थीटा की जगह पर हमें ओमेगा टी गिवन है, तो कॉस ओमेगा टी प्लस आयोटा साइन ओमेगा टी। इसी तरह से सेकेंड टर्म में हो जाएगा b ई टू दी पावर माइनस आयोटा थीटा, तो यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। तो यहाँ हमें मिलेगा कॉस ओमेगा टी माइनस आयोटा साइन ओमेगा टी। ये हमने इसको थोड़ा सा ओपन कर लिया है या फिर कह सकते हैं हमने थोड़ा इसको सॉल्व कर लिया है। अब हम आगे देखेंगे। अब हम इन ब्रैकेट्स को ओपन करके अगर मल्टीप्लाई कर ले तो a कॉस ओमेगा टी आयोटा a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा टी माइनस आयोटा b साइन ओमेगा टी। अब हम देख सकते हैं इस वाली टर्म में भी कॉस ओमेगा टी है, इसमें भी कॉस ओमेगा टी है, तो दोनों में से अगर हम कॉस ओमेगा टी को कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा a और यहाँ बचेगा प्लस b। इसी तरह से हम इन दोनों टर्म्स में आयोटा भी है और साइन ओमेगा टी भी है, तो हम आयोटा को कॉमन निकाल लें और साइन ओमेगा टी को भी कॉमन निकाल ले, तो यहाँ बचेगा a और यहाँ पर बचेगा माइनस b और यहाँ पर था e टू दी पावर माइनस आर टी। ये हमने कैलकुलेट कर ली x की वैल्यू। हम जानते हैं कि ये जो x है, वी नो दैट ये एक वास्तविक राशि है, एक रियल क्वांटिटी है। तो ये अगर LHS एक पूरी तरह से रियल क्वांटिटी है तो जो हमारा RHS है इक्वेशन का उसे भी क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए। तो हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि इस टर्म को भी रियल होना चाहिए और इस टर्म को भी रियल होना चाहिए, और इसमें a और b कांस्टेंट है और यहाँ पर a और b भी कांस्टेंट है, तो उन्हें हम कोई और कांस्टेंट मान सकते। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 10 a एंड b इज़ इक्वल टू साइन फाई, जहाँ पर फाई एक कांस्टेंट है, और आयोटा a माइनस b इज़ इक्वल टू कॉस फाई। मैंने यहाँ पर आयोटा को भी इसके साथ इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि ये पूरा नंबर रियल होना चाहिए, और अगर आयोटा यहाँ रह जाएगा तो ये इस क्वांटिटी का रियल पार्ट बनेगा और ये इसका इमेजिनरी पार्ट बन जाएगा। लेकिन क्योंकि हमारा RHS एक परफेक्टली रियल क्वांटिटी है LHS, तो ये RHS है वो भी क्या होना चाहिए, एक रियल क्वांटिटी होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें कांस्टेंट है, इनको हमने किसी और कांस्टेंट से रिप्लेस कर दिया, तो हमें मिलेगा x इज़ इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस आर टी। इन सारी टर्म्स को रिप्लेस करने पर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और हम जानते हैं कि ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, तो यहाँ से हमें मिलेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये हमने कैलकुलेट करी अंडर डैम्प्ड कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू। हम जानते हैं कि ये a और b जो है वो एम्पलीट्यूड से रिलेटेड कांस्टेंट्स है, तो यहाँ पर हम इसको x नॉट साइन फाई और x नॉट कॉस फाई कंसीडर करेंगे ताकि हमें एम्पलीट्यूड की वैल्यू भी इसमें इंक्लूड हो जाए। तो यहाँ हमें मिलेगा x इज़ इक्वल टू एक्स नॉट ई टू दी पावर माइनस आर टी साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये है हमारी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू। अब हम जानते हैं कि इस इक्वेशन में ये जो टर्म है ये इसके एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है, यानी डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू को। लेकिन हम ये भी देख सकते हैं कि एम्पलीट्यूड एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ हो रहा है, एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस है, यानी कि ये चर घातांकी रूप से कम होता है।
तो अगर हम इस कंडीशन का ग्राफ ड्रॉ करें तो हम देख सकते हैं कि एम्पलीट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू है x0, लेकिन ये टाइम के साथ साथ एक्सपोनेंशियली क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है, यानी चरघातांकी रूप से इसके आयाम में क्या आती है, कमी आती है। लेकिन हम इस इक्वेशन को देख करके कह सकते हैं कि अंडर डैम्प कंडीशन में जो हमारा ऑसिलेटर होता है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को करता है, लेकिन इस टाइप के मोशन में एम्पलीट्यूड की वैल्यू, आयाम की जो वैल्यू है वो लगातार कम होती जाती है। ये था हमारा फर्स्ट केस, अंडर डैम्प्ड केस। सेकंड कंडीशन है, हम केस में हम उस कंडीशन को पढ़ेंगे व्हेन r इज़ नियरली इक्वल टू ओमेगा नॉट। इसे हम क्रिटिकली डैम्प्ड केस या क्रांतिक अवमंदन की स्थिति भी कहते हैं। ये हमारी x की इक्वेशन थी, जो हमारी इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन थी डैम्प्ड ऑसिलेशन के केस में, उसकी सॉल्यूशन इक्वेशन है ये। यहाँ पर हमने क्या कंडीशन मानी है, r इज़ नियरली इक्वल टू ओमेगा नॉट, यानी ये जो रूट वाली टर्म है इसकी वैल्यू लगभग 0 के बराबर आएगी। तो हम क्या कर लेंगे, इसकी वैल्यू बहुत ही कम आएगी, नियरली इक्वल टू 0, तो इसे हम मान लेते हैं लेट दिस वैल्यू इज़ h। h क्या है, एक बहुत छोटी वैल्यू हो जो कि लगभग 0 के बराबर है। तो उससे हमें मिल जाएगा x इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस आर टी ए ई टू दी पावर एच टी प्लस बी ई टू दी पावर माइनस एच टी। अब हम इसे एक्सपोनेंशियल सीरीज़ के एक्सपांशन से ओपन कर सकते हैं, तो हमें मिलेगा ए ई टू दी पावर एच टी को हमने एक्सपांड कर दिया तो 1 प्लस एच टी स्क्वायर प्लस एच क्यूब टी क्यूब, ऐसे करके हमको यहाँ पर एक बहुत लंबी सीरीज़ मिलेगी। लेकिन हम जानते हैं कि h टेंड्स टू 0 है, h ऑलरेडी क्या है, एक बहुत ही छोटी वैल्यू है, तो उसकी जैसे जैसे पावर्स इंक्रीज होती जाएगी वो और भी छोटी वैल्यू होती जाएगी। तो हम इसकी हायर टर्म्स को क्या कर लेते हैं, नेग्लेक्ट कर लेते हैं। तो उससे हमारे पास सिर्फ 2 टर्म्स बचेगी। यहाँ पर हम 1 ले लेते हैं जिसमें h है ही नहीं, और एच टी ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पर h की पावर ओनली 1 है। तो यहाँ से तो हमें फिर भी कोई वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन जैसे जैसे h की पावर्स बढ़ेगी वो वैल्यूज़ इतनी छोटी होती जाएगी कि उन्हें कंसीडर करने का कोई सेंस ही नहीं बनता है। तो उन्हें नेग्लेक्ट करके हमने स्टार्टिंग की 2 टर्म्स को ले लिया है। अब हम इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेंगे तो हमें मिलेगा a प्लस ए एच टी, इसी तरह से b माइनस बी एच टी। तो यहाँ से हम इन दोनों को अगर एक साथ लिख ले a प्लस बी, और यहाँ से अगर हम h और t को कॉमन ले ले तो हमें मिलेगा a माइनस बी एच और t। यहाँ से हम देख सकते हैं ये भी कांस्टेंट है a प्लस बी, a माइनस बी इंटू एच भी क्या है, कांस्टेंट है। तो इसे मैं p से रिप्लेस कर देती हूँ और इसे q से रिप्लेस कर दूँगी, तो मुझे मिलेगा p प्लस क्यू टी। ये हुई x की वैल्यू, ठीक है। यहाँ हम देख सकते हैं इस इक्वेशन से बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि इन क्रिटिकली डैम्प्ड केस हमारा जो ऑसिलेटर होगा वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं करेगा। हम इस इक्वेशन को एनालाइज करके देख सकते हैं कि जब टाइम बहुत ही छोटा होगा, तो यहाँ पर 2 टर्म्स है, एक में टाइम इंक्लूडेड नहीं है और दूसरे में टाइम इंक्लूडेड है। तो जब हमारा टाइम बहुत ही कम है उस कंडीशन में इस सेकेंड टर्म की वजह से एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, एम्पलीट्यूड की वैल्यू इंक्रीज होगी। लेकिन जैसे जैसे टाइम की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे ये वाली जो टर्म है एक्सपोनेंशियल टर्म, ये इफेक्टिव होती जाएगी और धीरे धीरे करके एम्पलीट्यूड की वैल्यू एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगी। यानी इसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होता है और t की कम वैल्यूज़ के लिए एम्पलीट्यूड बढ़ता है, लेकिन जैसे जैसे t की वैल्यू बढ़ेगी तो चरघातांकी रूप से उसका एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा। अगर इस कंडीशन के लिए हम ग्राफ ड्रॉ करें तो वो कुछ इस तरीके से आएगा। इसमें t की छोटी वैल्यूज़ के लिए पहले एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, उसके बाद एम्पलीट्यूड लगातार चरघातांकी रूप से कम हो रहा है। तो ये था हमारा सेकंड केस। अब हम पढ़ेंगे लास्ट थर्ड केस, ओवर डैम्प्ड केस या फिर अति अवमंदन की स्थिति। ये वो केस है जहाँ पर r की वैल्यू ओमेगा नॉट से क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो ये हमारी x की इक्वेशन है। इसमें अगर हम देखें r बड़ा है ओमेगा नॉट से, तो यहाँ पर हमें कोई पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी और यहाँ पर भी कोई पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। तो इसे हम, जो ये रूट वाली टर्म है, इसे हम कोई वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं गामा। यहाँ पर मैंने इस वैल्यू को गामा कंसीडर कर लिया, तो यहाँ से मुझे मिलेगा x
ई टू दी पावर माइनस आर टी, ए ई टू दी पावर गामा टी प्लस बी ई टू दी पावर माइनस गामा टी। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए मैं इसको कुछ इस तरह से लिखूंगी, ए ई टू दी पावर गामा टी बाई टू प्लस ई टू दी पावर गामा टी बाई टू। इसी तरह से यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ बी ई टू दी पावर माइनस गामा टी बाई टू प्लस ई टू दी पावर माइनस गामा टी बाई टू। मैंने इन दोनों टर्म्स को दो हिस्सों में क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मेरे पास e टू दी पावर गामा टी बाई टू है a के साथ। मैं क्या करूँगी, यहाँ पर एक बार e टू दी पावर माइनस गामा टी बाई टू ऐड करूँगी और a टू दी पावर माइनस गामा टी बाई टू को सब्ट्रैक्ट करूँगी। बेसिकली सेम क्वांटिटी को, सेम राशि को जोड़ने और घटाने पर पूरी इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर हम देखें तो अल्टीमेटली ये दोनों कट करके क्या हो जाएंगे, ज़ीरो। लेकिन मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, यहाँ पर मैंने इसी क्वांटिटी को ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया। जब हमारा रिजल्ट आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इसी तरह से बी वाले में हमारे पास e टू दी पावर माइनस गामा टी बाई टू है, तो हम इसका ऑपोजिट यानी e टू दी पावर गामा टी बाई टू प्लस का गामा टी बाई टू एक बार ऐड करूँगी और एक बार सब्ट्रैक्ट करूँगी, प्लस का गामा टी बाई टू। अब हम देख लेंगे यहाँ पर a e टू दी पावर गामा टी बाई टू, a e टू दी पावर माइनस गामा टी बाई टू। इन दोनों टर्म्स में से अगर मैं a को कॉमन निकालूँ तो मुझे मिलेगा e टू दी पावर गामा टी प्लस e टू दी पावर माइनस गामा टी अपॉन टू। टू को भी मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। इसी तरह से मैं इन दोनों टर्म्स में b e टू दी पावर गामा e बाई टू और b e टू दी पावर माइनस गामा e बाई टू, जो टर्म्स मैं कंसीडर कर रही हूँ उनको मैं स्टार मार्क करती जा रही हूँ। तो यहाँ इन दोनों में से मैं b को कॉमन ले लूँ तो सेम कंडीशन बनेगी, e टू दी पावर गामा t e टू दी पावर माइनस गामा t अपॉन टू। चार टर्म्स हमने सॉल्व कर ली। अब हम बची हुई टर्म्स देख लेंगे। a में ये दोनों टर्म्स बची है, ये वाली और ये वाली। दोनों में से मैं अगर a को कॉमन निकाल लूँ तो यहाँ बनेगा e टू दी पावर गामा t माइनस e टू दी पावर माइनस गामा t बाई टू। यहाँ पर e टू दी पावर गामा t था और यहाँ पर e टू दी पावर माइनस गामा t, और ये नेगेटिव वाली टर्म है इसीलिए बीच में माइनस आ गया। इसी तरह से अगर मैं b वाली टर्म्स को देखूँ तो मुझे यहाँ मिल जाएगा, देखिए यहाँ पर e के साथ गामा t है माइनस में, और यहाँ जो ये टर्म बची है प्लस में माइनस गामा टी है। तो मैं क्या करूँ, इस टर्म में से और इस टर्म में से, दोनों में से मैं माइनस बी को कॉमन ले लूँ। तो अगर मैंने माइनस बी कॉमन ले लिया तो ये वाली टर्म पॉजिटिव में हो जाएगी, आगे आ जाएगी e टू दी पावर गामा टी, और ये टर्म जो होगी वो नेगेटिव हो जाएगी क्योंकि मैंने माइनस बी कॉमन लिया है। तो माइनस ई टू दी पावर गामा टी बाई टू। अब मैं देख सकती हूँ ये मेरी इक्वेशन बन गई है। यहाँ पर ये दोनों चीज़ें सेम है, तो मैं इन दोनों टर्म्स में से ये वाला ब्रैकेट अगर कॉमन ले लूँ तो पीछे बचेगा a और यहाँ बचेगा b, और मुझे मिलेगा e टू दी पावर गामा t e टू दी पावर माइनस गामा t बाई टू। इसी तरह से यहाँ पर भी ये पूरा ब्रैकेट सेम है, कॉमन निकाल लूँ तो बचेगा a माइनस b, और यहाँ हो जाएगा e टू दी पावर गामा t माइनस e टू दी पावर माइनस गामा t अपॉन टू। मैंने इस इक्वेशन को क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। अब आप लोग जानते हैं कि ये जो फॉर्मूला होता है, ये जो होता है ये कॉस हाइपरबोलिक का फॉर्मूला होता है, कॉस हाइपरबोलिक थीटा, ई टू द पावर थीटा प्लस ई टू द पावर माइनस थीटा बाई टू इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक थीटा। तो मुझे यहाँ से मिल जाएगा a प्लस बी। इस इक्वेशन की जगह पे मैं लिख सकती हूँ कॉस हाइपरबोलिक थीटा की जगह पर है गामा टी, तो यहाँ पर मैं लिख लूँगी कॉस हाइपरबोलिक गामा टी। इसी तरह से ये जो चीज़ बन रही है ये होती है साइन हाइपरबोलिक थीटा के बराबर, तो यहाँ से मुझे मिलेगा a माइनस बी, यहाँ हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक थीटा की जगह पे आ जाएगा गामा टी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो है हमारा कांस्टेंट टर्म्स है तो इनको हम कुछ मान लेंगे। a प्लस बी को मैं एक्स नॉट साइन हाइपरबोलिक फाई और a माइनस बी को मैं एक्स नॉट कॉस हाइपरबोलिक फाई कंसीडर कर लेती हूँ। तो मुझे ये इक्वेशन मिल जाएगी e टू द पावर माइनस आर टी एक्स नॉट साइन हाइपरबोलिक फाई कॉस हाइपरबोलिक गामा टी प्लस एक्स नॉट कॉस हाइपरबोलिक फाई साइन हाइपरबोलिक गामा टी।
ये साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी हो जाएगा। ये बन जाएगा फॉर्मूला साइन हाइपरबॉलिक गामा टी प्लस फाई का। तो यहाँ से हमें एक्स की या डिस्प्लेसमेंट की जो इक्वेशन मिली वो होती है एक्स नॉट ई टू द पावर माइनस आर टी साइन हाइपरबॉलिक गामा टी प्लस फाई। इस इक्वेशन को देख करके ये क्लियर हो जाता है कि इसमें जो हमारा ऑसिलेटर है, ऑसिलेटर सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं करता है और हमारा जो एम्पलीट्यूड है वो लगातार एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ होता है। अगर इस केस का हम ग्राफ बनाएं तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से मिलता है कि टाइम बढ़ने के साथ साथ एम्पलीट्यूड लगातार एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड।